गिवन हेडिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड इट्स पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर। बाकी जो भी बातें रह गई हैं कार्बन कंपाउंड की वो बात हम लोग आफ्टर दिस चैप्टर करेंगे, बिकॉज कोर्स में ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल। मेक श्योर नो नॉइज एंड फुल फोकस। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेटा नए फ्रेश पेज से कर लेना और कोई स्पेस मत छोड़ना, क्योंकि जितना कार्बन कंपाउंड में बाकी है उसके लिए एक कॉपी और लग जाएगी। सो इट्स बेटर कि वो चीज़ बाद में करें, ठीक है। तो उसको छोड़ो, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज पीरियोडिक टेबल एंड सेकेंड इज पीरियोडिसिटी। तो पहला जो पोर्शन है द फर्स्ट पोर्शन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हम इसमें क्या पढ़ेंगे पहले? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखेंगे कि एलिमेंट्स कैसे कैसे रीअरेंज किए गए और क्या क्या फ़ायदे थे इसको अरेंज करने के, ठीक है, और क्या क्या कंसेप्ट बने आके। सेकंड आता है इनकी प्रॉपर्टीज़, लाइक इसका साइज़ का वेरिएशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, एटॉमिक रेडियस का क्या है। देन यू हैव बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड का ट्रेंड क्या है, किसका ज़्यादा किसका कम क्यों है, वो सारी चीज़ें आएंगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़, इनका ऑर्डर्स आएगा। तो फर्स्ट पार्ट थ्योरीज़ का है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चंस का है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ढंग से समझना है, फिर जाके सवाल आएगा आपका में। नाउ अब क्या करना है आपको? क्लासिफिकेशन का एक आइडिया लेना है कि क्लासीफाई हम क्यों करें। तो बेटा कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, क्लियर, और उन लोगों ने कैसे कैसे चीज़ों को अरेंज किया, ये सबसे पहले। लेकिन उस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने एलिमेंट थे उस जनरेशन के टाइम पे, उस जिस टाइम पे ये साइंटिस्ट रहे जब इन्होंने थ्योरीज दी, कितने थे। जैसे आज की बात करूँ तो आप लोग सिर्फ 118 एलिमेंट के ऊपर बात कर सकते हो, क्योंकि इतनी ही डिस्कवर्ड है। मान लो कल कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया तो सारी पिक्चर क्लियर होगी, तुम्हारी पूरी पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो गई, तुम्हें कहीं और डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इन चीज़ को कैसे समझना आपको, बात को समझना आप कि मैं कहता हूँ एक एलिमेंट ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, 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 सबकी अलग। भाई आपके स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, मान लो कि 3000 बच्चे हैं। कुछ बच्चे, इन 3000 बच्चों में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो स्केटिंग करते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो स्टडी में, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो दोनों काम करते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो सिर्फ फिजिक्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिकल अप्रोच बहुत अच्छे हैं, ठीक। अब आपको बोलो बेटा स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेंटिंग और मैथ्स में ज़्यादा एक्सपर्ट है, क्या क्या नाम है उनके, तुम्हें बता पाओगे क्या? तुम स्कूल की छोड़ो, क्लास की नहीं बता पाओगे ढंग से। हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना मुश्किल होता है, तो मैं कैसे इसको क्लासीफाई करूं? तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं क्या करता हूं, सभी बच्चों को एक साथ बुलाता हूं, असेंबली में बुला लिया और उनको बोलता हूं वो बच्चे साइड हो जाओ जिनके मार्क्स टॉपर्स में रहे, मैं 95% ऊपर रहे, वो अलग हो गए, ठीक, गर्ल्स बॉयज़ सारे एक साथ। फिर मैं बोलता हूँ उन बच्चों को अलग कर दो जिसको पेंटिंग का शौक़ है, वो अलग हो गए, ठीक। उन बच्चों को अलग कर दो जो बहुत चीज़ स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, आ जाओ आगे। अब इनमें भी पार्टीशन कर दिया मैंने, गर्ल्स कौन से बॉयज़ कौन से, अलग अलग करो। अब उसमें भी पार्टीशन करता हूँ मैं, वो बताइए वो बच्चे अलग हो जाओ जिनके पास पेंटिंग और टॉपर्स में 95% ऊपर है, वो अलग हो गए। अब एक रो बन गई मेरे पास कि इतने बच्चे आ गए, नाम लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, सिर्फ स्टार्टिंग वाले बच्चे को पकड़ा, स्टार्टिंग वाले बच्चे को पकड़ा और मैंने देखा कि तू क्या है, तो उसने बोला कि सर मेरे को पेंटिंग और स्टडी में 95% है। तो समझ सारे के सारे वही रहे होंगे, बात में। जैसे असेंबली में रो बनती है आपकी, पहला बच्चा पकड़ लो कौन सी क्लास का है, पीछे के पीछे सारी वही रहेगी, ऑलमोस्ट यही होता है, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही किया, सबकी प्रॉपर्टीज़ एक बार लिखी गई और फिर इसको असेंबल किया गया। तो मान लो कि ए, सी और डी की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करूंगा तो मुझे बाकी की प्रॉपर्टीज़ तो ऑटोमेटिकली याद हो गई, समझ में आया। तो ये क्राइटेरिया रखा गया क्लासिफिकेशन का कि क्लासीफाई इसलिए करें ताकि हमें उन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना आसान हो, पहला काम, उनको समझना आसान हो और उनको मेमोराइज करना आसान हो, ये तीन चीज़ें, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहला अटेम्प्ट जिसने किया था क्लासिफिकेशन के अंदर था, वो थे आपके 9th के 2 साइंटिस्ट जो आपने पढ़ा है उनके बारे में 9th में, दैट इज़ इन द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस के अंदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया था? लैवोसियर। तो फर्स्ट आपकी थ्योरी आई थी दैट इज लैवोसियर थ्योरी, लैवोसियर थ्योरी या लैवोसियर क्लासिफिकेशन। इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। हे क्लासिफाई एलिमेंट, इस टाइम पे मुश्किल से 7 या 8 एलिमेंट डिस्कवर थे, पहली बात ये। तो इस टाइम पे जो 7-8 एलिमेंट डिस्कवर थे, उन एलिमेंट्स को भी हे क्लासिफाई एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल्स। इनको मेटल्स और नॉन मेटल के आधार पे अरेंज किया, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स। क्यों किया भैया इसने? क्यों किया? ताकि वो एसिडिक और बेसिक नेचर पढ़ सके, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को लिया और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को लिया। और हमें पता है मेटल्स की प्रॉपर्टी का क्या हो सकती हैं, ज़रा याद करो। मेटल्स होते हैं METALS, है ना। मेटल्स मतलब मेटेलिक होते हैं जी, होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं जी, होते हैं ना, टेंसाइल होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी, और अलॉय फॉर्मेशन करते हैं जी। लश्रस होते हैं, सोनरस होते हैं। ये प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। नॉन मेटल इसके विपरीत, इसके अपोजिट क्या होगा? नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ लो क्या होती नहीं है, हवा में थोड़ी बैठेंगे। लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप मेटल्स पे बैठ सकते हो, गैसेस पे थोड़ी बैठ पाओगे आप, ठीक है। अलॉय फॉर्मेशन नॉन मेटल्स नहीं करते, लश्रस नॉन मेटल नहीं होते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आयोडीन, ग्रेफाइट वगैरह वो लश्रस होते हैं, वो अलग चीज़ है। डायमंड्स वगैरह। सोनरस की बात करें तो ये सोनरस कोई होते ही नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग मिली हमें और इस आधार पे हम लोग इसको डिवाइड किया। बट द प्रॉब्लम इज़, क्या सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर्ड हो गई? सारे के सारे मेटल और नॉन मेटल पे सारी प्रॉपर्टीज आप बात कर पाए? नहीं कर पाए। सो देयर इज़ नो कंप्लीट आइडिया फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द मेटलॉइड्स? मेटलॉइड पे क्या बोलें, वो उसकी लिमिटेशन होगी, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस की बात करें, पहली लिमिटेशन, नो आइडिया अबाउट द मेटलॉइड्स, नो आइडिया फॉर मेटलॉइड्स। कि मेटल और नॉन मेटल के ऊपर तो बात की, लेकिन मेटलॉइड कहाँ गए? नो आइडिया फॉर द शेप्स या फिर केमिकल रिएक्शंस, नो इंफॉर्मेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन पे कोई आइडिया नहीं मिला। और सो बहुत सारी चीज़ें थी, इट्स अ रिजेक्टेड थ्योरी। क्लियर? नो डाउट। हमारे प्राउस्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज प्राउस्ट। जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। सो प्राउस्ट ने क्या कहा ये बात समझते हैं। व्हाट इज प्राउस्ट हाइपोथेसिस? तो सेकंड आया आपके पास क्लासिफिकेशन, प्राउस्ट हाइपोथेसिस। अब जरा समझिए इसने क्या कहा। इसने कहा कि हर एक एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है? हाइड्रोजन का। पहला पॉइंट, एवरी एलिमेंट
इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें नई चीज़ बात गई, हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन एटम का बना होता है, ठीक है। एंड एक और बात की कि ईच एलिमेंट मास इज अ मल्टीपल ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ईच एलिमेंट मास इज अ मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम मास। मतलब ये कि अगर एक एक्स एलिमेंट का मास 40 है तो इसका मतलब क्या है, ये 40 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम मास, ठीक है। बात सही है, ठीक है, मान लिया। कैल्शियम का एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे कि एग्जांपल हो गया, जैसे सोडियम हो गया 23 है, ठीक है। बोरॉन हो गया 11 है, बेरिलियम हो गया 9 है, कैल्शियम हो गया 40 है, एंड सो ऑन। सही है, ठीक है। तो इसका मतलब एलिमेंट का जो मास है, एलिमेंट मास जो है इट इज n टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बात बोल सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू प्राउस हाइपोथेसिस, वेयर n इज अ होल नंबर। ये एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर मतलब दैट इज जो कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर, होल नंबर का इंटीग्रेशन करके देखो। ऑलराइट, सिंपल भाषा में याद रखो कि क्या हो, सीक्वेंस में 1 2 3 4 हो, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज, हमें पता है मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल। मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल। ओनली फ्यू एटॉमिक मासेस आर अ सिंपल होल नंबर। जैसे कि जो लिखे हैं बस वही हैं ऑलमोस्ट। क्लोरीन 35.5, कॉपर मान लो, कार्बन मान लो 12.016, हाइड्रोजन मान लो 1.008, फ्रैक्शनल्स हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस में आपको मिलेगा, ऑल्दो 23 नहीं होता, 23.012 समथिंग होता है कुछ। ये सारे फ्रैक्शनल हैं। तो इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी क्या बनी? सबसे बड़ी ये बनी कि एज मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मासेस आर फ्रैक्शनल, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दीज फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। सबसे बड़ी बात ये थी। तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही बना, दैट इज लिमिटेशन दैट कुड नॉट एक्सप्लेन, किस पे? फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। और दूसरी बात, क्या सारे एटम जीरो नहीं, जीरो से होता है। मैंने कहा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर, पूरा स्टेटमेंट ये था। तो इंटीग्रल मल्टीपल तो मैं समझ में नहीं आएगा, इसलिए होल नंबर लिखा है जस्ट। एनीवेज लीव दैट, जीरो इज ऑल्सो अ होल नंबर, होता है। मैंने कहा होल नंबर्स हैं, दैट इज एटॉमिक मास जीरो इज कंसिडर्ड एज अ लोन पेयर। जिसका एटॉमिक मास जीरो है वो एलिमेंट कौन है? लोन पेयर है, ठीक है। तो वो एक अलग इशू है। आप सिंपल जो बात, जो प्राउस कह रहा है वो बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो बात नहीं। जो प्राउस कह रहा था उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। दूसरी बात बेटा, क्या सारे एटम हाइड्रोजन के बने होते हैं? तो ये बात भी गलत होगी, ठीक है। नॉट एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी लिमिटेशन है। लिख लो फटाफट। नाउ सी डॉबनियर्स ट्रेड, ये बात है अराउंड 1817 की। 1817 में इसने ट्रेड्स दिए। सबसे पहले बात समझते हैं व्हाट इज ट्रेड्स, या कई लोग इसको ट्राइड्स भी कहते हैं। तो ट्राइड्स क्या होते हैं और कैसे इस बात को करना है? देखो, ट्राइड्स नाम में ही पता चल रहा है, दैट इज ट्राई। ट्राई का मतलब 3। अ ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रेड्स। 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग कर दें, जिसके ऊपर खास बात हैविंग, उन 3 एलिमेंट को करेंगे जिसके सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज हो।
ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज ट्राइड्स। सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होना सेम है, उन्हें कहा गया डोमिनेट्स ट्राइड्स। पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग आती है, अब ये ट्राइड्स से बताना क्या चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कितने कितने ट्राइड्स बने, कहाँ कहाँ ट्राइड्स बने, ये इंपॉर्टेंट है आपके। टोटल 7 ट्राइड्स बनाए थे इन्होंने, और इसके टाइम पे अराउंड 36 या 34 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, 30 से 34 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पहली बात तो ये लिखनी है, दूसरी बात ये लिखनी है जो इन्होंने एक बात कही, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट is the average mean of first and third element mass। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब हुआ कि बेटा 3 का पेयर बनाए जिसमें मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज मीन होगा। समझ में आया? पहले देखते कहाँ कहाँ वो ट्रेड्स बने। तो देखो फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पहला ट्राइड्स बना इसके बीच का, दूसरा बना इसका बीच का, ये 3 एलिमेंट लिए, पोटेशियम इधर भी आया था इधर भी आया था, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइड जो बना था वो याद करते ग्रुप सेकंड से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, दूसरा इसका ट्रेड बना, ठीक है। तीसरा ट्रेड जो बना स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम, इसका बना था, ये थर्ड ट्रेड था। फिर आ जाओ ग्रुप 15 के अंदर, 15, 16, 17 से एक एक ट्रेड बने थे। 15 था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसका बना था। फिर यहाँ करते हैं 16 में था आपका पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, इसका बना था। ग्रुप 17 में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनका ट्रेड बना, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ट्रेड्स बनाएंगे। क्लियर? जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, जो लिखा है बिल्कुल सही है, हाँ सही है वो बिल्कुल, हाँ वो हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। किसने लिखा है? किसने किया है? ठीक है, हम उसकी हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। तो ये 7 ट्रेड्स बने गए थे, ठीक है। कितने ट्रेड्स थे बेटा? तो पहला लिमिटेशन तो यही आ गया, लास्ट से क्वेश्चन आया था, राइट डाउन 2 लिमिटेशंस ऑफ डोमिनेट ट्रेड। पहला लिमिटेशन कि ही कुड ओनली एक्सप्लेन अबाउट द 7 ट्रेड्स, वेयर आर द अदर ट्रेड्स। भैया 31 एलिमेंट थे, 31 या 36 मान के चले एक बार, 30 से ऊपर थे, ये तो कितने हुए? 21 ही हुए, बाकी कहाँ गए? बाकी का ट्रेड्स क्यों नहीं बनाया? दूसरा पॉइंट, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ गई? क्यों नहीं बताया? ठीक है। तो अब पहले बात समझते हैं ट्रेड का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मैंने लिया लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, सोडियम और पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 39। अगर मुझे बोला जाए कि ये ट्राइड्स बना रहे हैं और मुझे सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? द मास ऑफ सोडियम इज द लिथियम मास प्लस पोटेशियम मास, और इसका ले लूंगा एवरेज। आता है ना सबको एवरेज लेना? तो कितना हो जाएगा? नाउ दिस 23 इज द मास ऑफ सोडियम। मतलब फर्स्ट जो ट्राइड रखेंगे, दिस इज द ट्राइड, ये ट्राइड था अकॉर्डिंग टू द ट्राइड अकॉर्डिंग टू डोमिनियर। तो दिस इज द डोमिनियर ट्राइड। तो इस ट्राइड के अंदर इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है तभी बनाया था उसने ट्राइड। तो पहला और लास्ट का, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसका अगर एवरेज करूंगा तो 20 के जो मिडल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास निकल आएगा, ये ट्राइड ने कहा। और जितने सर्कल किए गए उन सब पे लागू भी हो रहा था, ठीक है। इसलिए इसने बहुत नई चीज़ निकाल दी, बहुत खुश हुआ, लेकिन
खुशी को नज़र लग गई 2 दिन में ही। और फिर आई इसकी लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन, नो स्पेस लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। भैया जो नए एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए उसको कहाँ रखूँ मैं अब? ये तो 36 या 37 एलिमेंट के ऊपर बात थी, और गए वो कहाँ गए? अब उसको कहाँ डालें? हाँ ठीक है। सेकेंड थिंग, ही ओनली मेड 7 ट्राइड्स। ओनली मेड 7 ट्राइड्स, तो ये बात लिखना है सिर्फ, ओनली मेड 7 ट्राइड्स। सिर्फ 7 ही क्यों बनाए, बाकी क्यों नहीं बनाए? थर्ड थिंग, could not explain the chemical property of the elements, could not explain the chemical property of elements। एलिमेंट्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया भैया, तो इन सब कारणों की वजह से ये हो गई थ्योरी फेल। फिर आई दूसरी थ्योरी, नोट डाउन फास्ट। Now next theory is Newland's law of octave, another theory, fourth। बस आवाज नहीं बिल्कुल। Newland's law of octave, छोटी है। मेन जो कहानी है दैट इज ऑन द मेंडलीफ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, बाकी तो शॉर्ट है, उन पे टाइम लगेगा। नेक्स्ट आती है फोर्थ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे ये बात कही गई, दैट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टा मतलब 8। इन्होंने एक बात की, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इन increasing order of their atomic mass, then the properties of every 8th element is similar to first। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर वाइज अरेंज करें, मैं एक बात बता दूं कि इसके टाइम पर ओनली 56 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। कितने डिस्कवर हो गए थे? 56, ठीक है। अब इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और ये दी गई थी थ्योरी इन 1866 के आसपास दी गई थी थ्योरी, ठीक है। तो जब बात की गई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की, तो उन्होंने कहा कि 2 बातें इसमें। पहली बात, एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, उनको मासेस के आधार पर अरेंज किया गया, ठीक है। दूसरी बात कही गई कि अगर मासेस के आधार पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हर 8वां एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल्स करेंगे विद द फर्स्ट। लाइक सारे गामा 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से 8वां कौन सा आएगा? सा आएगा ना। तो मतलब रिपीटिशन हो रहा है। वी कॉल दिस एज ए पीरियोडिक फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं, वैसे ही कहा जाता है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक रिपीटेशन होना आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, वापस से वहीं आ जाना एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम को हम बोलते हैं पीरियोडिक। जैसे घड़ी 12 बजे 12 घंटे बाद वापस वहीं पे आ गई, फिर से 12 घंटे बाद वापस वहीं आ गई। इस तरह के प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें भी वही पीरियोडिक फंक्शन लागू हुआ। जैसे कि मैं कहता हूँ लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जो बात इंपॉर्टेंट जाननी है तुम्हें ये कि नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। नोबल गैसेस
वर नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन डिस्कवर नहीं था। देन क्लोरीन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम। अब मान लो कि इसकी प्रॉपर्टी बतानी है आपको मैग्नीशियम की। सपोज डैट मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, क्या करें हम? इसको 8वां मान लो, देखते हैं। 1 2 मतलब ये 8th है तो ये 7 6 5 4 3 2 1 ये होगा। मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम। इसको अगर 8वां मानते तो मैग्नीशियम इसका पहला हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी इसकी कमी पाएगी वो ये थी, लिमिटेशन की बात करें, ओनली अप्लीकेबल 56 एलिमेंट थे, लेकिन ये सिर्फ अप्लाई कहाँ तक हो रहा था? टिल कैल्शियम, ठीक है। ओनली अप्लीकेबल टिल कैल्शियम। एक और इसकी बड़ी लिमिटेशन, जब बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो कहाँ गई? कोई स्पेस नहीं रखा, नो स्पेस लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स के लिए कोई भी स्पेस नहीं था। नोट डाउन।